नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले एआई धरा बताएंगी आज आपके लिए क्या है खास। एआई धरा बताइए जरा, आज पहली बड़ी खबर कौन सी होगी। सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं गालीबाजों पर एक्शन शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ, उस प्रदर्शन में गालीबाज भी थे और ऐसी ऐसी भद्दी अभद्र गालियां जिसे सुनकर कान से खून निकल आए। अब उन सब की पहचान हो रही है और उन पर कार्रवाई हो रही है। और अब कैसे वो हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगकर वीडियो बनाकर सार्वजनिक कर रहे हैं। अब एहसास है उन्हें कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन पुलिस कैसे और क्या कार्रवाई कर रही है ये आपको बताऊंगा। एआई धरा बताइए अगली बड़ी खबर कौन सी है। इसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द बन गया है कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान कॉकरोच पार्टी बन गई है। उसके तेजी से फॉलोअर बढ़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में शाहबाज और मुनीर परेशान है और इस पार्टी जो बनी है इसका एजेंडा क्या है, क्या ये करने वाली है, आपको बताऊंगा। एआई धरा अगली बड़ी खबर। इसके बाद आपको बताएंगे नेपाल लिए चलेंगे और नेपाल में कांवड़ के लिए नेपाल सुलग उठा है। कैसे कांवड़ यात्रा पर बवाल और हंगामा शुरू हुआ, वो बढ़ता बढ़ता दंगों में तब्दील हो गया। शहर दर शहर आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। घर जलाए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जलाए जा रहे हैं, सड़क पर आगजनी हो रही है, लोग मशाल लेकर बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं। कैसे यह हंगामा शुरू हुआ आपको बताऊंगा। एआई धरा इसके बाद अगली बड़ी खबर। इसके बाद आपको बताएंगे अंकित, आईबी अफसर अंकित के हत्यारे ताहिर हुसैन जो कि पूर्व पार्षद था आम आदमी पार्टी का, उसे आज सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा ताहिर को सुनाई गई है। पुलिस ने फांसी की मांग की थी। आपको बताऊंगा क्या कुछ कह रहे हैं परिवार को और क्या कह रहा है ताहिर इस सजा के ऐलान के बाद। आखिर में एआई धरा क्या बताएंगे। आखिरी में बात करेंगे स्पेन लिए चलूंगा आपको। स्पेन में हजारों घुसपैठिए घुस गए। पहली बार आप टीवी पर तस्वीरें देखेंगे कैसे पानी के रास्ते बॉर्डर में कटीली तारों को फांद कर, थोड़े बहुत नहीं, 49,000 घुसपैठियों ने धावा बोल दिया, स्पेन के अंदर घुस गए और फिर चली गोलियां। क्या मंजर था और क्यों घुसे ये घुसपैठिए आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे तफसील से। एआई धरा आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुहेल। थैंक यू। तो आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद परिसर में पप्पू यादव का प्रदर्शन। साधु के वेश में प्रोटेस्ट करने वालों पर सियासी बवाल हो गया। संतों ने भी भगवा के अपमान का आरोप लगाया। पप्पू ने माफी मांगने से किया इनकार। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सुनाई आप बीती। कहा पुलिस को बेवजह बनाया जा रहा है अपराधी। प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट नहीं, गुंडे थे। सामाजिक असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और 20 जुलाई को यह हुआ। नेपाल में फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग, 5 से ज्यादा जिलों में तनाव, अब तक 3 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने लोगों से शांति की अपील की। कहा उपद्रवियों को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली दंगा केस में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2020 के दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हुई थी हत्या। भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई। पहली गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार। भरत के परिवार ने पुलिसकर्मियों पर लगाया था हत्या का आरोप। स्पेन और मोरक्को के बीच जबरदस्त तनातनी। मोरक्को से हजारों प्रवासी स्पेन की सीमा में घुसे। अब तक 18 लोगों की मौत। स्पेन ने इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए अगले हफ्ते लोकसभा में आ सकता है एफसीआरए बिल। बिहार में दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री। एससी के सवाल के बाद एनडीए ने निकाला रास्ता। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा, उनकी जगह विधान परिषद भेजे जाएंगे दीपक। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात। यवतमाल अमरावती में मूसलाधार बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी। यूपी में भी 10 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के पार। करीब 19 साल बाद कोलकाता लौटी बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन। कहा मेहमान नहीं, बंगाल का हिस्सा बनकर आई हूं। 2007 में विवादित किताब की वजह से छोड़ा था शहर। महाराष्ट्र के भिवंडी में बिल्डिंग गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया।
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के नाम एक और पदक। वेट लिफ्टिंग में लवप्रीत ने जीता सिल्वर। आज रात नीरज चोपड़ा खेलेंगे जेवलिन थ्रो का फाइनल। भारत के खाते में अब तक 17 मेडल। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन के कोई खिलाफ नहीं था, लेकिन उस प्रदर्शन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, पीएम मोदी से लेकर देश के जवानों तक को गालियां दी गई। अब उस पर एक्शन शुरू हो गया। गालीबाजों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, कुछ लोग तो पिटाई शुरू कर चुके हैं। एक शख्स की पिटाई की गई जो पीएम मोदी को गालियां दे रहा था, उनकी माता जी को अपशब्द कह रहा था। क्यों मार रहे हो? बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देखो, मोदी जी की माँ को गाली दी। क्यों मार रहे हो? बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देखो, मोदी जी की माँ को गाली दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सिर्फ एक तस्वीर है। वो लोग जो प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे, उनके खिलाफ ये गुस्सा निकला है सड़क पर। मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देखो, मोदी जी की माँ को गाली दी। इतना ही नहीं है, किसी भी गाली देने वाले शख्स को कोई पसंद नहीं करेगा। एक और डांसर जो वहां गालियां दे रही थी, उसका वीडियो देखिए। है क्या ये चीज है? यो बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा क्या है यो? आप देख रहे हैं, ये डिंपल चौधरी है। ये जंतर मंतर पर गालियां दे रही थी। दूसरी तरफ हरियाणवी डांसर है, उसके डांस का वीडियो भी वायरल है। ये दोनों वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। है क्या ये चीज है? यो बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा क्या है यो? से मेरा एक निवेदन है, आप जहां कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे है क्या ये चीज? आपने सुना हरियाणवी डांसर को, अब वो माफी मांग रही। अब जब एक्शन की बात हुई कि एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, तो देखिए माफी का वीडियो। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। इसी तरह एक लड़की और प्रदर्शन में थी, पुलिस वालों के साथ देखिए भिड़ रही थी, झड़प हुई, आमने सामने थी। पहले ये तस्वीर देखिए जरा। ये आपने तेवर देखे, इन तेवरों के बाद अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर थी रोने वाली, उसमें कह रही है मेरे साथ मारपीट हुई। बहुत मार रही है ये हम लोग को, बिना फालतू का पूरा हाल। बहुत मारा गया हमको, बहुत मार रही है ये हम लोग को, बिना फालतू का पूरा हाल। इसी तरह आपको दिखाऊं कि दो लड़कियां जो सनातन को गाली दे रही थी, अपशब्द और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। पहले वीडियो बनाया, वहीं प्रोटेस्ट से, और उसके बाद माफी। ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी किया और देवी देवताओं ने, देखो ये जमाना है। जमाना था
सो गाइज, इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी किया। अब देखिए, जिन लोग पहले इन गालियों को भी सही ठहरा रहे थे उन्हें खुद देखना चाहिए, गाली देने वाले खुद अब माफी मांग रहे हैं। उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलती की है, बेशक एक्शन के डर से हो। एक और तस्वीर देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे थे महाराष्ट्र में और उसके बाद माफी मांग रहे हैं। सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफी। अब देखिए, आपको मिलवाऊं 3 सैनी दोस्तों से जो प्रदर्शन में गए थे और अब हाथ जोड़कर पीएम मोदी से माफी मांग रहे हैं। भाइयों, मेरा नाम रविंदर सैनी, इस भाई का नाम अंकित सैनी और इस भाई का नाम आज सैनी। भाई, हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और भाई हम आप लोग हमें माफ कर दो भाई। और हम माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? जो नीट के एग्जाम को लेकर दिल्ली अंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा, उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाए भाई। हमें पता है वीडियो हमारे से गलत बन की गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। क्योंकि हमने पैदा हो गलती कर दी, लेकिन मोदी सरकार इस देश के लिए गलत नहीं कर सकती कभी भी। हमारे को तो अपना घर नहीं संभालना और मोदी सरकार तो पूरा देश संभाल ली भाई। तो हम अपनी जनता से बार बार कह रहे हैं, हमने आपकी भावना को ठेस पहुंचाई वीडियो बनाकर, आप लोग हमें माफ करती हूँ। और भाई, आप लोगों से हमारी एक आखिरी बात यह है, हम लगातार अपने देश की जनता को 4 साल तक सत्ते हुए आ रहे और आज के बाद हम अपने अकाउंट पर कोई वीडियो नहीं डालने लगे, क्योंकि हम अपना अकाउंट बंद कर देंगे। और हमारी आपसे एक विनती हो रहा है आखिरी में बार बार कि आप लोग हमें माफ जरूर कर दो भाई। भाइयों, मेरा नाम रविंदर सैनी। अब देखिए, ये सारा एक्शन का डर उन पर है जिन्होंने गलत किया है, जिसने गलत नहीं किया उसे डर नहीं है। एक और युवक देखिए जो प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, अब माफी मांग रहा है। पूरे देश पुलिस आर्मी तुम्हारी। मेरा नाम वेबू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। तो मैंने वीडियो शूट करी, वही बड़ी बहुत गंदी बात है, मतलब गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को इंडियन आर्मी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। मेरे को अपनी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूँ। अब देखिए, कोई भी इंसान ये कैसे सोच सकता है आप किसी मंच पर किसी के खिलाफ गालियां निकालेंगे, आप शब्द कहेंगे और आप ऐसे ही बचकर चले जाएंगे। अब देखिए कौन कौन रडार पर है। रुचिका सिंह, नोएडा की रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, यह वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान रुचिका का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद अब रुचिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। घटना के बाद से रुचिका का परिवार फरार है। लड़की नोएडा की रहने वाली है और उसके खिलाफ 0 एफआईआर भी ग्रेटर नोएडा में दर्ज कराई गई। अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ। और जो घुसा हुआ है निकल जाओ उसके बाहर से। अब देखिए एक और तस्वीर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा की। श्रद्धा सिंह ने आरएएफ जवानों का मजाक उड़ाया था। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आरएएफ के बैठे जवानों के ब्लू ड्रेस की तरफ इशारा करते दिख रही हैं और इस वीडियो पर सोशल मीडिया में उसकी काफी आलोचना भी हो रही थी। वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है नए लाइन फ्रेश की खुशबू में। वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है नए लाइन फ्रेश की खुशबू में। और इसके बाद से एक वीडियो बनाकर माफी मांगी है। श्रद्धा ने कहा है उसे रेप और हत्या की धमकी दी जा रही है। उसका मकसद आरएएफ जवानों का मजाक उड़ाना नहीं था। मैं आपको एक चीज, मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं और आई नो कि मैंने। एक और है निशु।
कंटेंट क्रिएटर नीशू ने भी पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नीशू का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद दावा है कि उसके मकान मालिक ने उसे घर खाली करने को कहा। इंटरनेट पर उसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हो ये का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस, ईट इट। तो गाइस आप देख सकते हो ये का खाना है। अगर इसी तरह हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी एक बार फिर विवादों में घिर गईं। जंतर मंतर पर डिंपल ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सरकार की वजह से अब तक कुंवारी हूं, शादी करूंगी तो बच्चे होंगे, फिर उनके पेपर लीक होंगे और उनके साथ रेप होगा, तो फिर क्या करूंगी। है क्या ये क्या चीज है यो? शादी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा क्या है यो? से मेरा एक निवेदन है। इस बयान पर विवाद के बाद डिंपल ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। नए वीडियो में कहा, मैं पीएम से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं, मैं अपने बयान के लिए शर्मिंदा हूं, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। वीडियो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा। वहीं मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीएम मोदी के एआई मॉव्ड वीडियो को लेकर शिकायत की गई। श्रीनिवास को 2 मामलों में सह आरोपी भी बनाया गया है। आइए सुनिए जरा, जो माफी मांग रहे हैं उनका माफीनामा देखिए। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है, इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को फील कर रही हूँ। मेरे खिलाफ अब देखिए जरा, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, और एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस कार्रवाई भी होगी। ये जिस लड़की को देख रहे हैं आप, ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल था, सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, गालियां दे रही थी। नोएडा की रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट में वकील स्मृति सिंह चंदेल ने शिकायत दर्ज कराई। जंतर मंतर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर कराई गई है। बीएनएस की धारा 352, 353(1), 356(1) में केस दर्ज हुआ है। किसी का जानबूझकर अपमान करना बीएनएस की धारा 352 है, जिससे झगड़ा या शांति भंग होने की आशंका है। इसमें 2 साल तक की जेल है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 353(1), झूठी या भड़काऊ बात फैलाना जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने या अशांति फैलने का खतरा हो, इसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। छवि खराब करने के लिए मानहानि वाला बयान देना या प्रकाशित करना बीएनएस की धारा 356(1), इसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपत्तिजनक कंटेंट पर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने पीएम और संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखा है, ऐसे कंटेंट को हटाने और उसे पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी देने को कहा है। पुलिस के मुताबिक ऐसे पोस्ट से पीएम की प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इससे कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल प्रभावित होने की आशंका है। जांच एजेंसियां ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो की पड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास कह रहे हैं, रुचिका सिंह पर एफआईआर को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा, अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो अपमानजनक है, तो संबंधित व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल निंदनीय है। किसी को भी सिर्फ आपत्तिजनक भाषा के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए। सुनिए जरा, अब इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे
कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए। अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को हम वही कहते हैं जो कैमरा पे कह रहे हैं, और अगर इससे आपको आपत्ति है तो आप करिए, जो आपको करना, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो वर्क किया है हमने वही किया है। हो सकता है किसी और के लिए कुछ वर्क किया है, हम किसी और के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर नहीं कर सकते। छात्र तो अपना प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था उनका, अपने मुद्दों को लेकर चल रहा था, लेकिन जो अवांछनीय तत्व इसमें शामिल हुए, छात्र कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अवांछनीय तत्वों ने ऐसा किया है और उनकी पूरी रिसर्च, पूरी जांच होनी चाहिए। कल एक बच्ची के खिलाफ भी FIR करी है नोएडा पुलिस ने। दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक बात समझ लें कि इन्हें जितना दबाएंगे उतना तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे। गलत फहमी दूर कर लें कि ये दब जाएंगे, ये उतनी तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे। आपने जवाब दी, अनशन मिटा डाला, क्या जवाब दी? सभी केसेस पीछे लेंगे। आज क्या हो रहा है, अभी भी घरों घरों में जाके लड़कियों को घर में जाकर उनका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, उसका आधार कार्ड लेकर पुलिस जा रही है। फिर दोबारा कुछ गड़बड़ होगी, फिर इससे क्यों ऐसे कर रहे हो? जबान दी ना। एक तो आपकी ख्याति है, मतलब आप उसके लिए बहुत फेमस हो कि जबान देके पलट जाना। और आइए अब आपको दिखाऊं एक और लड़की जिसने इसी तरह का वीडियो बनाया और जवानों का अपमान किया, उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। पीछे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बैठे हुए थे। काला है नए लाइन फ्रेश की खुशबू में। वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला है नए लाइन फ्रेश की खुशबू में। वाह, नीला। भाई आपको बताऊं, ये लड़की जो है ये कह रही मुझे अब धमकियां दी जा रही हैं, जो RAF के जवानों का, सेना की वर्दी का अपमान कर रही थी। श्रद्धा सिंह ने जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का वीडियो बनाया। वीडियो अपलोड होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। दरअसल श्रद्धा ने वीडियो में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का मजाक बनाया। उसने कहा जवान ब्लू ड्रेस में थे और उन्होंने खुद, श्रद्धा ने लाल ड्रेस पहनी थी। तभी उनके दिमाग में एक विज्ञापन ख्याल आया और उन्होंने ये रील बना ली। श्रद्धा का आरोप है उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने किसी का मजाक बनाने के इरादे से वीडियो नहीं बनाया। इसके बाद एक वीडियो जारी कर श्रद्धा ने माफी मांगी है। साथ ही पुराना वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया है। श्रद्धा ने कहा वो किसी दबाव में वीडियो डिलीट नहीं कर रही हैं। वीडियो पोस्ट करने के बाद ही गलती का उन्हें एहसास हो गया था। सुनिए जरा श्रद्धा क्या कह रही है। मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं, और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे। ये कर कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बनाया और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो डिलीट कर दिया था। बट लोगों ने, मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पे लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है। तो आपने देखा, जिन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, उन पर कार्रवाई हो रही है, वो माफी मांग रहे हैं, वो डरे और घबराए। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रदर्शन में सिर्फ गालीबाज थे, बल्कि प्रदर्शन में वो युवा भी थे जो कुछ ऐसा कर रहे थे जो आज पूरे देश में वायरल है। ये देखिए, ये वीडियो आया, जो प्रोटेस्टर्स थे उसमें एक इन्फ्लुएंसर भी था। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। न सिर्फ ये वायरल है बल्कि लोग इसकी नकल करके खुद भी वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, यहां देखिए जरा। अभिनव का ये पेज है, उसके पेज में देखिए सारे वीडियो के व्यूज कितने हैं। इसके व्यूज हैं 166 मिलियन। 166 मिलियन लोगों ने उसके इस वीडियो को देखा है। बाकी वीडियो को देखिए 15 मिलियन, 11 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन, नीचे कुछ और दूसरे वीडियोज हैं वो भी मिलियन में, लेकिन 166 मिलियन जाने वाला इकलौता ये वीडियो है जिसने अभिनव को स्टार बना दिया है। सुनिए जरा अभिनव स्टार बनने के बाद क्या कह रहे हैं। इन कॉज पे मैंने डाला, शायद मैंने डाला एक दो चीजें, बट मैंने उस वे में नहीं डाली, मैंने सिर्फ एंटरटेनिंग वे में ही डाला होगा, वो भी डाला होगा तो, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि लोग एंटरटेन होते रहे, कि अगर प्रोटेस्ट में सब बैठे रहेंगे तो वो नॉर्मल एक जस्ट वैसा हो जाएगा, सब इग्नोर करने लग जाएंगे एक टाइम के बाद। मैंने एक आर्मी पर्सन के साथ रील भी डाली है, रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी करके, वो भी आप देखना मेरे पेज पर है। तो मेरे को ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट करने का वो नहीं है, बट ऐसा था कि
पुलिस वाले उधर बैकग्राउंड में थे, जो कि वहां पे जितने सारे लोग थे, मेरे दोस्त थे, वहां पर रील बना रहे थे। तो मैंने वहां पर एक रैंडम ये वाली रील बना ली थी, क्योंकि ये मेरी बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही थी। तो मैंने वहां पर जाके बनाई और मैंने ऊपर एक टेक्स्ट लिखा और कुछ 3 सेकंड बाद वो टेक्स्ट गायब हो गया। तो पीछे पुलिस वाले दिख रहे थे, तो लोगों ने वो कहा कि पुलिस वाले सबको डंडे मार रहे हैं और यहाँ पर ये लोग रील बना रहे हैं। तो वो उस वे में एंटरटेनिंग था। इसके उलट सबने बात की कि छात्रों के साथ मारपीट हुई, उन्हें पैलेट गन लगे, वो जख्मी हुए, लेकिन पुलिस वालों की बात किसी ने नहीं की। पुलिस वालों के साथ मारपीट कैसे हो रही देखिए, चढ़कर पीछे से हेलमेट उतार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। काबू में रखा जाए कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ कूच कर दिया। तो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करे, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड्स को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद और अब देखिए इसके बाद उनके परिवार, पुलिस वालों के परिवार, क्योंकि उनकी कोई बात नहीं कर रहा था, तो आज पुलिस वालों के परिवार सामने आए। किसी ने अपने पति को जख्मी देखा, किसी ने अपने पिता को जख्मी देखा। 10 बजे नमस्ते, रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। हमारे लिए बहुत पेनफुल था। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। अब सवाल यह है कि हमारी संवेदनाएं छात्रों के साथ हैं, पुलिस वालों के साथ, उनके परिवारों के साथ क्यों नहीं? उनके बारे में हमारा ख्याल क्यों नहीं आता? वो जख्मी हुए, उनके बारे में हम बात क्यों नहीं करते? घायल पुलिस वालों की बेटी कुंजल ने बताया कि 20 जुलाई को रात 10 बजे मेरे पिताजी को उनके साथी घर लेकर आए। उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। हिंसक भीड़ ने उन्हें घसीटा, जंतर मंतर मंच के पास पीट पीट कर मारने की कोशिश की थी। ये करीब 4 घंटे तक आरएमएल अस्पताल में बेहोश रहे, फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें ही क्रिमिनल बताया गया। घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन ने गंभीर आरोप लगाए। मेरे पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे। वो अक्सर कहते थे कि ये अब सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहा, इसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। सोचिए एक बेटी पर क्या गुजर रही होगी, अपने पिता को खून से लथपथ देखा। घायल एएसआई की पत्नी सीमा ने आरोप लगाया कि पुलिस पर पत्थर फेंके गए। 20 जुलाई शाम 7 बजे उन्होंने पति को कॉल किया तो वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। भीड़ में मौजूद शरारती तत्वों ने पत्थर और हथियारों से हमला किया। घायल एएसआई के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। लक्ष्य ने कहा उसके पिता एएसआई हैं, बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। मेरे दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन में पिता फ्रंटलाइन पर तैनात थे। उनके साथी से पता चला कि उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। पिता को देखा तो उन्हें 4 टाके लगे थे। पिता ने बताया कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि हिंसक और उपद्रवी लोग भी शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस दौरान 110 से अधिक बैरिकेड क्षतिग्रस्त हुए, 300 से अधिक बॉडी प्रोटेक्टर और 350 से ज्यादा हेलमेट क्षतिग्रस्त हुए, 50 से अधिक शील्ड और 20 से अधिक लाउडस्पीकर तोड़ दिए गए, 10 हैंड मेटल डिटेक्टर, 1 एक्सरे बैगेज स्कैनर भी बर्बाद हो गया, 25 से अधिक सरकारी गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। घटना के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया। सोचिए इनकी बात कौन करेगा? इनके साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? सुनिए जरा पिता क्या कुछ कह रहे हैं, परिवार क्या कुछ कह रहा है। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी
कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सकुशल घर लौट आए। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताता हूं कि एक तरफ संसद में भी इस पर बवाल चल रहा था प्रदर्शन को लेकर, लेकिन आज संसद में ऐसी कुछ हरकत हो गई कि जिस पर बवाल मच गया। संसद में आज एक ड्रामा किया गया, एक्ट किया। देखिए सांसदों ने, पप्पू यादव देखिए बनकर पुजारी बैठे थे और चंदा रखा जा रहा था। सांसद दान पात्र में चंदा दे रहे थे और उसके बाद पप्पू यादव लेकर भाग खड़े हुए दान पात्र का डब्बा। भाई आपको बताऊं पप्पू यादव क्या कर रहे हैं। पप्पू यादव जो कर रहे हैं उस पर बवाल हो गया। ये तस्वीर, पप्पू यादव दान पात्र लेकर भागने लगे। ये देखिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, दान पात्र गिर गया है, सांसदों ने घेर रखा है, जो भी दान मिला था वो लेकर भागे हैं और सांसदों ने पकड़ा है। पप्पू कह रहे हैं मैंने जो किया वो सभी चंदा चोरों के खिलाफ प्रतीक है। आस्था से खिलवाड़ हुआ है, फिर भी बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। पैसा कहां गया? जो लोग पैसा खाए हैं उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? अब इस पर देखिए, इस पर क्या हुआ। इस पर ओम बिरला स्पीकर साहब ने कहा संसद भवन और संसद परिसर की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जनता ने संवाद के लिए भेजा है, आप गरिमा खत्म कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा सिर्फ वोट के लिए किया गया यह काम काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सपा ने सनातन को बदनाम करने की कोशिश की है। साक्षी महाराज कह रहे हैं श्री राम भगवान, भगवा रंग और सनातन परंपरा, इन तीनों का आज अपमान किया गया है। पप्पू यादव ने कालनेमी जैसा आचरण किया है और पूरे के पूरे विपक्ष ने उनका समर्थन किया है। हमें ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहिए कि देश की संतों को आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़े। दिनेश फलाहारी कह रहे हैं साधु के वेश में पप्पू यादव का नाटक अत्यंत निंदनीय है। इससे पूरे संत समाज की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं। ये लोग मांसाहारी हैं, इन्हें संत परंपरा के बारे में क्या जानकारी? चंदा चोरी का जो स्वांग रच रहे हैं उसे लेकर संतों में आक्रोश है। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा चंदा चोरों की सजा अदालत तय करेगी, लेकिन इसकी आड़ में संतों को लांछित नहीं किया जा सकता। संत समिति किसी की भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और साधु संत। पूरे देश के रियल साधु संत जो बलात्कारी नहीं है, दुराचारी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, पर्ची नहीं निकालते हैं, वो सभी शंकराचार्य साधु मंदिर के आस्था को बचाना चाहते हैं। और जो लोग चोरी किए हैं उनको क्यों बचा रही है सरकार? कहां गया चंदा? कहां गया मथुरा का चंदा? कहां गया पूरा देश के मंदिरों का चंदा? राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, ये देश का साधु संत, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा? कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से
पहनकर आते हैं। मेरी उन माननीय सदस्यों को चेतावनी है, संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्तदान में चोरी करेंगे, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो जो लोगों के बीच ले जाना है। इनके कालनेमी के स्वरूप को देख रहा है। हम कड़ी से कड़ी इसकी निंदा करते हैं और माननीय लोकसभा अध्यक्ष से हम निवेदन करना चाहते हैं कि लोकसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो चोरी हुई है चढ़ावे की, चंदे की, दान की, इस चोरी पर सदन में चर्चा हो। पूरा देश चाहता है इस चीज़ को, सदन में चर्चा हो, सरकार भी अपना पक्ष रखे, विपक्ष भी अपना पक्ष रखे और हम लोगों का, विपक्ष के लोगों का भी अपना मानना है कि इस पर चर्चा किए बिना हम लोग। अब देखिए, चंदा चोरी पर बवाल हो रहा था, कॉकरोच पार्टी ने एक प्रदर्शन किया। अब यही कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान पहुंच गई। एक वहां देखिए सोशल मीडिया पर हैंडल बना और रातों रात उसके फॉलोअर लाखों में हो गए। इसका नाम है कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान, CPP। 1,12,000 फॉलोअर हो गए हैं और तेजी से इसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो आपको बताऊं पाक में कॉकरोच पार्टी का खौफ कैसे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सियासत में हड़कंप मचा है, दहशत में है पाकिस्तान में लोग, क्योंकि भारत के बाद अब पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी बन गई। यह भी युवाओं का ही आंदोलन है और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह मंच कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान यानी CPP नाम से बना है। वजूद में आते ही इसने सोशल मीडिया पर अलग पहचान बना ली। इसके इंस्टाग्राम पेज पर 1,12,000 से ज्यादा फॉलोअर जुड़ गए। इंस्टाग्राम के अनुसार CPP का यह अकाउंट कई महीने पहले बनाया गया और इसे कनाडा से चलाया जा रहा है और इसी महीने वेरीफाई किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस पहल की शुरुआत सलमान तरार ने की है। पाकिस्तान के रहने वाले सलमान तरार रहते हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने पढ़ाई की है। CPP का दावा है कि इसका मकसद पारदर्शी राजनीति को बढ़ावा देना है। CPP ने पारदर्शी शासन और लोकतांत्रिक बदलाव की मांग शुरू की है। पाकिस्तान की सरकार में भी इसका खौफ दिखाई देने लगा है। गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने अपनी ही सरकार को अलर्ट दे दिया है और कहा है कि सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो कॉकरोच सब कुछ बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो एक हो जाएंगे तो सब कुछ पलट सकता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी गृह मंत्री इस पर। ये क्या है, वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपना निजाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज तरीके से हर चीज मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बवाल पड़ोसी मुल्क में शुरू हो गया है कांवड़ यात्रा से। नेपाल में कांवड़ पर कोहराम मचा हुआ है, जगह जगह आगजनी हो रही है। यह तस्वीर देखिए जरा। एक मॉल है जिसे उपद्रवियों ने फूंक डाला है और दावा किया जा रहा है, ये मॉल आप देख रहे हैं एबी मॉल, दावा किया जा रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान ये उपद्रव शुरू हुआ और दो पक्षों में विवाद बढ़ा और बढ़ते बढ़ते देखिए नेपाल के सिराहा की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में मशाल लिए हुए, जगह जगह नारेबाजी हो रही है और हिंसक प्रदर्शन भी हो रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे जनकपुर में एक दुकान में आग लगा दी गई है। इस तरह की आगजनी कई शहरों में देखने को मिल रही है।
न सिर्फ दुकानें जलाई जा रही हैं, देखिए एक घर है, उस घर में उपद्रवी पहुंच गए हैं। घर पर देखिए लाठियां फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, घर को घेर लिया है चारों तरफ से। और उसके अलावा देखिए कैसे नेपाल के एक शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने से शुरू हुआ था ये बवाल। डीजे से शुरू होकर उसने हिंसा और दंगे का रूप ले लिया। अगली तस्वीर देखिए, नेपाल की है। लोग सड़कों पर बैठ गए, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। हिंदू माटी दमन करना बंद कर दो। सनातन हिंदू एक नेपाल पूरा हिंदू राष्ट्र कायम है। नेपाल पूरा हिंदू राष्ट्र कायम है। नेपाल पूरा हिंदू राष्ट्र कायम है। नेपाल के महाराजगंज की तस्वीर देखिए, अलग अलग शहरों में ये हालात हैं। हाथों में मशाल लिए हुए हैं अलग अलग झुंड और अलग अलग भीड़। अब देखिए एक महिला का घर जलाया है, घर में आग लगाई, वो महिला रो रही है, बिलख रही है, बीच में बैठी हुई है खेत में अपने। ढाल बतायो सुना कति बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन। काठमांडू की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी प्रदर्शन हो रहा है। लोग निकले हैं बैनर पोस्टर के साथ। दूसरी तरफ ये जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर में आग लगा दी है लोगों ने। भाई आपको बताऊं नेपाल के कौन कौन से शहरों में आग है। सोचिए कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया। यह है नेपाल में, देखिए सुनसरी कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद और हिंसा भड़की है। यहां सप्तारी में मौजूदा कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है। मोरंग में विरोध प्रदर्शन अभी भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, हिंसा नहीं हुई है। सिराहा में पुलिस फायरिंग में 19 साल के युवक की मौत हो गई है। धनुषा में, जनकपुर समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। परसा में तनाव के चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, घरों को टारगेट किया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए जरा, इस दुकान में आग लगा दी गई है, जलाकर फूंक दी गई पूरी दुकान। पुलिस ने देखिए हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया है। बाकायदा
सर्च ऑपरेशन हो रहा है, चारों तरफ पुलिस कोशिश कर रही है कि तनाव को कम किया जाए, हिंसा को कम किया जाए। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ये सारा हंगामा और बवाल हुआ क्यों। नेपाल के कोशी प्रांत में ये पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब धार्मिक आयोजन के दौरान दो समुदाय भिड़ गए। सुनसरी जिले में दावे के मुताबिक कांवड़िये दरअसल जा रहे थे। इस दौरान रविवार को डीजे और लाउडस्पीकर बज रहे थे। दूसरे समुदाय ने तेज आवाज पर आपत्ति जताई तो बहस हो गई। फिर शुरू हुआ विवाद। देखते देखते हिंसक हो गया और झड़प में बदल गया। कहा यह जा रहा है कि धार्मिक झंडे दिखाने को लेकर टकराव हुआ, जिसके बाद दोनों समुदायों में जमकर हिंसा और बवाल हुई। स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक हवाई फायर से हालात संभालने की कोशिश हुई, लेकिन हिंसा नहीं रुकी, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। फायरिंग में ओम प्रकाश मेहता नाम के शख्स की मौत हुई है। गोली लगने से एक घायल जयप्रकाश मेहता की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा की आंच नेपाल के दूसरे जिलों तक पहुंच गई है। कई जगह प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। सिराहा जिले में पुलिस फायरिंग में गणेश यादव की मौत हो गई है। बढ़ते बवाल को देखते हुए नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 3 की मौत पर विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि पीएम बालेन शाह ने चौथे दिन सुरक्षा बलों के प्रमुख से चर्चा की। पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी 5वें दिन बुलाई है। हालांकि पीएम और विपक्ष ने शांति बनाए रखने की अपील की है। गृह मंत्री ने पीड़ित परिवारों से मिलकर 10-10 लाख रुपए देने को कहा है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे जो गृह मंत्री हैं वो अस्पताल पहुंचे। गृह मंत्री ने 10-10 लाख के मुआवजे की मांग की है। गृह मंत्री अस्पताल पहुंचे घायलों का हाल जानने की यह तस्वीर है, अस्पताल में घायलों से मिलते हुए। यस दुखद घटनामा परि निधन हुनुभएका हाम्रा नागरिकहरू जयप्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता र गणेश यादवप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। घटनामा परि घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि प्रकारको कमी वा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको छ। घटना भए लगत्तै सबै सुरक्षा निकायहरूले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने थप। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल नेपाल में हिंसा हो रही है। नेपाल का पड़ोसी है हिंदुस्तान, हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बॉर्डर पर पुलिस चौकन्नी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान चौकन्ने। नेपाल में मौजूदा हिंसा भारत के बॉर्डर के बहुत करीब हो रही। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्वी नेपाल का यह इलाका भारत से जुड़ा हुआ है। नेपाल के कोशी और मधेश प्रांत भारत के यूपी बिहार से सटे हैं। इसमें नेपाल के सुनसरी और परसा, धनुषा, सिराहा शामिल हैं। ये जिले भारत के व्यापारिक नजरिए से बेहद संवेदनशील हैं। बिहार के तो 7 जिले नेपाल से लगे हैं। 730 किलोमीटर का बॉर्डर है। हिंसा प्रभावित जिलों के पास होने से बिहार में सतर्कता है। दावा यह है कि सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाकर यहां अलर्ट किया गया है। बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ाई है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े कई अहम मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसा फैलने की आशंका में नेपाल प्रशासन ने भी सख्ती की है। वीरगंज में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई। सुनसरी में ईस्ट वेस्ट हाईवे समेत कई इलाकों में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। दरअसल नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। नेपाल के कुल वैश्विक व्यापार का 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले भारत के साथ खुली सीमाओं के जरिए होता है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ने से नेपाली ग्राहक नहीं आ रहे हैं। सुनिए जरा
क्या कुछ कह रही है नेपाल की पुलिस। विविधता में यह दुखद विषय है कि विशेषकर पूर्वी तराई के कुछ स्थानों पर धार्मिक सद्भाव को भंग करने और डर आतंक का माहौल बनाने वाली गतिविधियां देखी जा रही हैं। सामाजिक एकता को भंग करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना, भड़काऊ बयान देना या कानून का उल्लंघन करना किसी के हित में नहीं है। इस संवेदनशील घड़ी में नेपाल पुलिस सभी नेपाली भाइयों और बहनों से संयमता, सहिष्णुता और आपसी सम्मान के साथ एक दूसरे की संस्कृति, संस्कार और आस्था का सम्मान करते हुए सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बनाए रखने की हार्दिक अपील करती है। इस संवेदनशील समय में खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और बड़ी खबर है दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई। दंगे में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। ताहिर हुसैन पर आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप था। हाईकोर्ट है, फेयर है, फेयर नहीं है, इंसाफ मिलेगा हाईकोर्ट से मिलेगा। हाईकोर्ट है, फेयर है, फेयर नहीं है, इंसाफ मिलेगा हाईकोर्ट से मिलेगा। तो ताहिर कह रहा है वो इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा। अब देखिए कोर्ट में क्या हुआ। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उसमें ताहिर समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद हैं। कोर्ट ने इन्हें हत्या, अपहरण, दंगे का दोषी ठहराया है। ये 2020 के दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी की हत्या के दोषी। 25 फरवरी को अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की गई थी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा यह बेहद गंभीर वारदात थी। आईबी अधिकारी की हत्या ने समाज को झकझोर दिया है। ताहिर हत्या करने वाले हथियारों से लैस भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए दिल्ली में वहां इकट्ठा हुई थी, जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके शर्मा की हत्या की। उम्र कैद की सजा दी गई कोर्ट की तरफ से, लेकिन पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा आरोपियों ने सारी हदें पार कर दी। अंकित की मौत होने के बाद भी उन पर हमला जारी रखा गया। यह बेहद क्रूर और सुनियोजित हत्या थी, इसलिए फांसी की सजा हो। हालांकि ताहिर हुसैन के वकील ने फांसी की मांग का विरोध किया और दलील दी कि हर हत्या केस में मौत की सजा नहीं दे सकते। किसी भी दोषी की अलग अलग भूमिका साफ नहीं बताई गई है, इसलिए मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। उम्र कैद की सजा पर ताहिर ने कहा हाईकोर्ट इंसाफ करेगा, लेकिन दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने हाईकोर्ट से फांसी की उम्मीद की है। कहा यह न्याय की शुरुआत है, आशा है सजा फांसी में बदलेगी। सुनिए क्या कह रही है दिल्ली पुलिस और सियासतदान। उम्र कैद की सजा हुई है। 5 लाख रुपए का कोर्ट ने फाइन किया उन पर। जो आईबी के ऑफिसर का जो मर्डर हुआ था उसमें दोषी पाया गया, उन पर भी 20-20 हजार रुपए की सजा, उनको पेनल्टी लगी है और उम्र कैद की सजा हुई है। इसके साथ में एक पूरी जो लंबी प्रक्रिया थी, न्यायिक प्रक्रिया थी, उसमें आज हमने एक सफलता हासिल की है। एक संतुष्टि भरा मेरे लिए पल है ये अभी न्याय की केवल शुरुआत है, क्योंकि जिस प्रकार से अंकित शर्मा जी की हत्या हुई थी, मरने के बाद भी उनके शव को लगातार चाकुओं से गोदा गया था और बाद में नाले में फेंक दिया गया था। ये निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है और मैं ये आशा करता हूं कि उच्च न्यायालय में जब ये मामला जाएगा तो इस सजा को उम्र कैद से बदलकर फांसी की सजा में जरूर बदला जाएगा। ठीक है, जो कोर्ट का फैसला आया इसको हाई कोर्ट के अंदर वो चैलेंज करेंगे। उनको यकीन है कि वो जो हाई कोर्ट है सुनवाई करेगी पूरी तरह से और जो न्याय होगा न्याय करेगी उनके साथ में। कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा, उनको भी, हमको, पूरे देश भर को मानना पड़ेगा। उसमें क्या जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने ताहिर हुसैन को प्रश्रय दिया अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे चलाने के लिए, उन लोगों के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। उन्हें आंख झुकाकर दिल्ली की और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे एक देश में 49,000 लोगों ने घुसपैठ कर दी। मोरक्को से स्पेन में घुसे हजारों घुसपैठिए। तस्वीर देखिए जरा,
कूद कूद कर पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए, कटीली तारे लगी हैं, घुसपैठ के लिए देखिए छलांग लगा दी है। يمكننا نقوله طبعا يعني خلود بين الاسلاك الضيقه ولكن لا تطاول سواء المغاربه او الافارقه في اتجاه المطار. देख रहे हैं तस्वीरें, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, तारों में फंस जाएंगे, जान चली जाएगी। मोरक्को से आप देख रहे हैं हजारों घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं। देखिए पाँव फंस गया है, कपड़े फंस गए कटीली तारों में, लेकिन घुसपैठ करनी है। الافارقه في اتجاه المطار الحدودي بسته موجب الشباب بكل كلمه معنا نساء ورجال السلامه للجميع. لاحظوا هذا الاول اللي وقال هنا في الحقيقه حول ولا قوه الا بالله. तो सिर्फ कटीली तारों से नहीं, ये देखिए समंदर में पानी में तैर कर भी घुसपैठ हो रही है। नाव में बैठे समंदर में कूद गए और फौरन स्पेन में घुस गए। medicine and we don't have a good and we don't have a good medicine and we don't have a good. कटीली तारे, समंदर और जो बचे देखिए वो ट्रक से, सड़क के रास्ते, कोई रास्ता बचा नहीं है। और फिर देखिए जरा, मोरक्को से स्पेन में घुसे, उसके बाद फिर जश्न मना रहे हैं। वहां घुसने के बाद, घुसपैठ करने के बाद यूरोपीय देश में घुस गए अफ्रीकी नागरिक। और फिर देखिए, न सिर्फ जश्न, फिर उपद्रव मचाना शुरू किया। स्पेन की सड़कों पर लाठी डंडे फेंकने लगे, खंबे उखाड़ने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे, दुकानों पर हमला करने लगे। ये उपद्रव देख लिया आपने। अब देखिए घुसपैठ के बाद क्या शुरू हुआ स्पेन में। घुसपैठ के बाद भगदड़ मच गई, लोगों ने भागना शुरू कर दिया इधर से उधर। ये तस्वीरें देखिए, अराजकता का माहौल हो गया था स्पेन में। अब देखिए जरा स्पेन में जो तमाशा हो रहा है, ये बवाल, ये आखिर क्यों हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, इधर से भागते हुए कुछ इस तरह से पहुंचे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश है। इसको इसी तरह की तस्वीर थी, ये वही तस्वीर नहीं। घुसपैठ का ये मामला उत्तरी अफ्रीका में स्पेन के स्यूटा का है। मोरक्को से हजारों की संख्या में लोग तैरकर स्यूटा पहुंचे और फिर सीमा की सुरक्षा बाड़ को तोड़कर स्पेन में घुस गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि अतिरिक्त सेना बल भेजनी पड़ गई। दावे के मुताबिक हुआ यह कि स्पेन में 49,000 लोगों ने घुसने की कोशिश की। स्पेन की सेना ने रोका तो भगदड़ मच गई, इसमें 18 मौतें हो गईं। दरअसल बेहतर जीवन के लिए हजारों अफ्रीकी स्पेन में घुस जाते हैं। स्यूटा जो है मोरक्को के उत्तरी तट पर है और एक स्पेनिश शहर है, यानी अगर कोई स्यूटा में घुसता है तो वो यूरोप तक पहुंच जाता है। इसलिए बेहतर नौकरी और अच्छी जिंदगी के लिए यहां घुसपैठ होती है। 2021 में सिर्फ 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोग स्यूटा में घुस गए थे, जबकि 2022 में मेलिला, यह भी स्पेन का शहर है, घुसपैठ के दौरान 22 प्रवासियों की मौत हुई। मेलिला भी स्यूटा की तरह अफ्रीका में मौजूद एक स्पेनिश शहर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में 33% युवा पूरी तरह बेरोजगार हैं, जो कि नौकरी और बेहतर जीवन के लिए यूरोप के देशों में बसना चाहते हैं। और इसी वजह से स्पेन और यूरोपीय देशों में अफ्रीकियों की घुसपैठ बढ़ रही है। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा स्पेन के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मैं कल हुई घटना को एक हमला और स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता हूं। स्यूटा एक स्पेनिश शहर है और कल जो हुआ वह पूरी तरह से निंदा की योग्य है। हम इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और स्पेन के शहर स्यूटा की क्षेत्रीय अखंडता पर इस हमले और उल्लंघन को पूरी तरह से अस्वीकार्य और निंदनीय मानते हैं। हम यहाँ आने वाले लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें मोरक्को और स्पेन के बीच सीमा पर इस संकट के कारण गई इंसानी जानों पर भी दुख जताना चाहिए। इसलिए हम खास तौर पर उन माफियाओं की कड़ी निंदा करते हैं जो लोगों की तस्करी करते हैं। और आइए अब आपको दिखाऊं
कि स्यूटा और मेलिला पर विवाद क्या है, आखिर कैसे स्पेन में कोई घुस सकता है, वो आपको बताने की कोशिश। ये आप देख रहे हैं नक्शा, कहां है स्पेन, ये आप देखिए जरा, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है यूरोप, यूरोप में ये स्पेन आप देख रहे हैं, स्पेन। और अब देखिए नीचे का हिस्सा जो है ये मोरक्को है, मोरक्को में आता है स्यूटा और ये है मेलिला। ये है तो मोरक्को में, लेकिन इस पर स्पेन का कब्जा है, स्पेन ही इसका मालिक है। तो मोरक्को से लोग यहां से यहां पहुंच गए। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इस बवाल की शुरुआत हुई कैसे, कैसे ये इतना बड़ा बवाल हो गया। तो देखिए दरअसल हुआ ये कि ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे लोग यहां तक पहुंचे हैं। स्यूटा और मेलिला दोनों अफ्रीका के तट पर बसे शहर हैं। यहां यूरोपीय ईसाई और उत्तरी अफ्रीकी मूल के मुस्लिम रहते हैं। स्यूटा की जनसंख्या 85,000, मेलिला में 88,000 आबादी है। मेलिला से स्यूटा करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इन दोनों शहरों की जमीनी सीमा पूरी तरह से मोरक्को से जुड़ती है। मोरक्को को साल 1956 में स्पेन से आजादी मिली थी, हालांकि तब स्पेन ने स्यूटा मेलिला को आजाद नहीं किया था। स्यूटा रणनीतिक तौर पर भी स्पेन के लिए काफी जरूरी है। यहां से भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर में जहाजों पर नजर रख सकते हैं। स्यूटा के ज्यादातर लोग स्पेन के साथ ही रहना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ मोरक्को इन दोनों शहरों को अपना क्षेत्र बताता है। कहना है कि ये शहर अफ्रीका महाद्वीप में है और मोरक्को का हिस्सा है, जबकि स्पेन कहता है कि स्यूटो पर उसका कब्जा 350 साल से, तब मोरक्को भी नहीं बना था। 1668 में पुर्तगाल ने इसे स्पेन को दे दिया। फिलहाल ये दोनों शहर स्पेन के पास हैं और यूरोपीय संघ का हिस्सा है। इसी वजह से इन शहरों को यूरोप का अफ्रीकी दरवाजा कहा जाता है। प्रवासियों को रोकने के लिए 6 से 8 मीटर दोहरी ऊंची बाड़ कैमरे लगे हैं। हालांकि अवैध प्रवासी यहां घुसने के लिए पानी का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि हाल ही में स्पेन की एक कोर्ट ने घुसपैठ पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि जो अवैध प्रवासी समंदर के जरिए स्पेन में आता है उन्हें बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए हुए तुरंत मोरक्को नहीं भेजा जाएगा। बस यही वजह है कि लोग पानी में कूद कूद कर पहुंचने लगे। इससे अफ्रीकी लोगों को लगा कि वो तैर कर अगर स्यूटो या स्पेन के शहर में घुस जाएंगे तो उन्हें कानूनी तौर पर यूरोप में शरण मिल जाएगी। इसलिए इस बार हजारों की संख्या में लोगों ने तैर कर स्पेन में घुसने की कोशिश की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, अफसोसनाक और दर्दनाक खबर। सृष्टि की मौत या हत्या या आत्महत्या। सवाल यह है, सृष्टि कौन है मैं आपको बताऊं। सृष्टि की कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। अब शादी के कुछ वक्त बाद ही सृष्टि ने आत्महत्या कर ली। सृष्टि ने आत्महत्या करने से पहले देखिए वीडियो बनाया है और वो बता रही है वो क्यों आत्महत्या कर रही है। शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ मनोज अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सही नहीं। अब देखिए सृष्टि ने इस वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या कर ली। देहरादून में शिक्षिका सृष्टि कंडारी की मौत के बाद बवाल मचा। सृष्टि ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो पोस्ट कर मां को कहा, 6 महीने से सब कुछ सह रही हूं, अब और नहीं सहा जाता मां। इन लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती, ये मुझे मनहूस बोलते हैं। सॉरी मां, मैं यहां से जा रही हूं, बहुत अजीब सा लग रहा है। सृष्टि के परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि सृष्टि को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंधविश्वास की वजह से उसे लंबे वक्त तक परेशान किया गया। दरअसल सृष्टि की पिछले साल नवंबर 2025 में शादी हुई। इसके बाद उनके ससुर को हार्ट अटैक आया, बाद में कैंसर का पता चला। इस दौरान एक पंडित ने सृष्टि की ग्रह दिशा को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद से ससुराल वाले सृष्टि को मनहूस कहकर बुलाने लगे। सृष्टि के परिवार ने आरोप लगाया कि हर छोटी बात पर उसे सुनाया जाता है। यह कहा जाता है कि जब से वो शादी करके आई है तब से अपशकुन हो रहा है। लगातार तानों की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उसका कहना है परिवार वालों का, मुझे लगा दीदी अगले महीने राखी बांधने आएंगी, लेकिन वो रही नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सृष्टि के पति उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के पद पर तैनात हैं। पुलिस जल्द उनसे और उनके परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है। पुलिस एक्शन ले रही। इस मामले में कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए जो एक नजीर बने, कम से कम ऐसे ससुराल वालों के लिए भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।